नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन सीसीएल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री के कुछ बिल्कुल बेसिक से चीज़ें। कुछ चीज़ें आज भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा वैसे वैसे जो चीज़ें हैं वो आपको ग्रेड अप मतलब अपग्रेड होती रहेंगी। इसका मतलब उनका सबका जो ग्रेड है वो बढ़ता रहेगा। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी रीड किए थे कल, और उसके बाद मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप लोगों को ये चीज़ें आती हों, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं बहुत अजीब सा सर ने तो बहुत इजी सा पढ़ा दिया। हो सकता है कुछ लोगों को ये नहीं भी आती हो तो वो कहते हैं कि सर बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दोनों चीज़ों को जो आते हुए भी कहते हैं कि चलो एक बार रिवीजन हो गया। तो यहाँ पे हर किसी के अपने अपने व्यू होते हैं। मैं उन सभी व्यूज़ को ध्यान में रखते हुए अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आप जो चीज़ें पुरानी हैं उनको आप छोड़ के आगे बढ़ोगे तो कुछ नई चीज़ें आती जाएंगी, जुड़ती चली जाएंगी। अगर आपने शुरू के जो लेक्चर्स हैं वो मिस कर दिए, इसका मतलब अभी आपने ये सोचा कि पता नहीं ये तो क्या चल रहा है, तो फिर आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रॉब्लम सीधी सीधी होने वाली है। हम साथ में कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि सर क्वेश्चंस भी हमारे साथ में करवाइएगा। डेफिनेटली आज क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, उन्हीं के बिहाफ पे हम अपना जो लेक्चर है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, हम लास्ट में हमने स्टार्ट किया था, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसको स्टार्ट किया था हमने एसआई यूनिट से लेकर। तो कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आए थे कि सर ये चीजें तो फिजिक्स की हैं। भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें कॉमन भी हैं। मैं आपको बता दूं कि जब फिजिक्स की मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो वो केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है, और केमिस्ट्री की जब आप जो आपकी हीट है मतलब जो उष्म गतिकी की चैप्टर है, जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स है, वो पूरी की पूरी फिजिक्स में भी आई हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे साइंस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेट जरूर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो सारी चीजें ही आप फिजिक्स की पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री की पढ़ रहे हो। तो जो चीजें आपके सिलेबस में है ऑलरेडी, अगर आपको लगता है कि सर ने वो जो चीजें फिजिक्स की पढ़ाई थी वो सारी चीजें आपकी फिजिक्स में, तो ये चीज मेरी बात ध्यान रखना, आपका जेड का सिलेबस है वो खोल के देख लेना। उसमें एसआई सिस्टम गिवन है, आपके यूनिट्स गिवन है, डायमेंशन जो यूनिट्स आपने लिखी थी मात्रक पढ़े थे वो ऑलरेडी गिवन है उसमें। आप उसमें अपने जेड के एग्जाम का जो सिलेबस है उसको देख सकते हो जाके, वहां पर आपको वो चीजें मिल जाएंगी। इसका मतलब वो बेसिक सी चीजें थी, ऐसा नहीं कि हम उनको बहुत बड़ा एक्सपेंड किया, हमने बिल्कुल छोटी चीजें थी, बेसिक सी चीजें थी जिनको हमने स्टडी किया था। अब हम वक्त को जाया नहीं करते हुए अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। हमने कल इलेक्ट्रॉन को पढ़ा था, तो इलेक्ट्रॉन से लेके एक दो चीजें मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स किसी जब इलेक्ट्रॉन को मतलब कि फाउंड किया गया था, फाउंड का मतलब उसको खोजा गया था या उसका नाम दिया गया था, तो वहां पर दो चीजें थी, एक तो हमारा एनोड था और दूसरा क्या था, कैथोड। इसको किससे ऐड किया हुआ था, हाई पोटेंशियल से ऐड किया हुआ था। किससे ऐड किया हुआ था, हाई पोटेंशियल से। और हाई पोटेंशियल को किस से, ये अपनी कौन सी थी, कैथोड थी, और ये कौन सी थी, एनोड थी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एनोड थी और कैथोड थी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अपन उन चीजों को ध्यान नहीं दे पाते। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे जैसे यहाँ से जब हमने हाई पोटेंशियल किया, मतलब हाई पोटेंशियल अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को पास करा सकते हैं, तो पास करा सके, तो यहाँ से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स पास हुए थे, कुछ रेज पास हुई थी या फिर कुछ तरंगे पास हुई थी जिनका नेम दिया था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब यहाँ से इधर से इलेक्ट्रॉन निकलती है तो भाई ध्यान रखना यहाँ से भी कुछ निकले थे, उनको जो यहाँ से जो जिस तरीके से यहाँ पे जो तरंगे यहाँ से निकली थी, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो एनोड भाग था, जो एनोड पार्ट था, वहां से कुछ किरणें निकली जिनको गोल्डस्टाइन ने, किसने, गोल्डस्टाइन ने क्या नेम दिया, प्रोटॉन नेम दिया। क्या नेम दिया, प्रोटॉन नेम दिया। तो हमारा हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे प्रोटॉन बात कर रहे थे। ठीक है, उसी को हम क्या बोल दिया, एनोड तरंगे थी। अब ध्यान रखना, एनोड तरंगे यहाँ पर एक द्रव्य तरंगे हैं, ना कि यहाँ पे चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, और ये तरंगे कोई भी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र अगर वहां पर उपस्थित है तो उनकी वजह से क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे इसके जो चार्ज है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का जो चार्ज है वो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। ध्यान रखना, इसका जो चार्ज होता है ना वो तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। जैसे वहां पे 1.6 × 10⁻�90 था, बस इतना होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो ऋणात्मक होता है, और जो प्रोटॉन का जो यहाँ पे आवेश होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पर इसके मास की बात करें तो जो है 1.67 × 10⁻⁻27
kg। अगर इसको हम किस में बदलें, ग्राम में बदलें, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम यहां से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है न्यूट्रॉन। यही पास में पढ़ लेंगे, यही पढ़ लेंगे अभी, क्योंकि न्यूट्रॉन को आसानी से। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन एक अनावश्यक एलिमेंट या अनावश्यक कण है। मतलब एक न्यूट्रॉन जो है वो अनावश्यक है, उस पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, वहां पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर। और यहां से अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन के जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन यहाँ पर एक तरह से सैंडविच का काम कर, सैंडविच बोल नहीं सकते अपन उसको, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि दोनों में एक चीज कॉमन होती है जो प्रोटॉन में होती है, वो एक तो इलेक्ट्रॉन से तो चार्ज कॉमन होता है, और जो उसका द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन से इसका कॉमन होता है। तो यहाँ पर जो इसका न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो तो हो जाएगा आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और जो इसका चार्ज होता है, मतलब जो इसका आवेश है, उसको हम बोल देंगे यहाँ पर 0 आवेश। मतलब कि इसका आवेश क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, यहाँ से कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई थी। और न्यूट्रॉनों को किसने एक्सप्लेन किया था? जेम्स चैडविक ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछ ले जाते हैं। वैसे देखो, मैं आपको बताऊं, जितनी केमिस्ट्री या फिजिक्स या जो कोई भी सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी, आप जितना बेसिक से पढ़ोगे ना चीज़ों को, जितना सरल चीज़ों को ज़्यादा पढ़ोगे ना, उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। टफ वाली चीज़ें तो बहुत कम, जब आप छोटी छोटी चीज़ों को सीख जाते हो ना, जब बिल्कुल बेसिक हो जाती है, तो जो टफ वाली चीज़ें ना वो भी आपको ईजी लगने लगती हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों को अवॉइड मत करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा वादा है। अगर आप यहाँ पे इन पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो, हमारे इस लेक्चर्स पे थोड़ा सा एक दो लेक्चर्स और यहाँ पे मतलब आप अटेंड करते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो बेस है वो बनता चला जाएगा, और अपने एक लेवल अपने आप वहाँ पे ग्रो अप हो जाएगा। और उसी यहाँ पे अपन कह सकते हैं, देखो भाई सीधी सी बात है, एक बात है कि अगर किसी चीज पर हम जब मन लगाते हैं ना, तो पहले दिन हो सकता है अजीब सा लगता है, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम बीतता है चीजें हमें समझ आने लग जाती है, एक हमारा फ्लो बन जाता है, मतलब कि सिलेबस कवर करने का एक तरीका बन जाता है, तो वहां से चीजें हमें सीखने लग जाते हैं। जब आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली चीजें आप सीखते हो, तो वहां से आपका ग्रो अप हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपने खुद को कंट्रोल कर कि हम थोड़ा सा ध्यान दें इस पर, चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। हो सकता है कि आती हो, लेकिन फिर भी रिवाइज हो रही है, क्या जा रहा है, मतलब 40 हमारा जो लेक्चर होता है करीबन 40 मिनट का होता है, 40 मिनट अगर अपन किसी चीज़ को देख के रिवाइज कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। जो पढ़ा है उससे रिलेटेड हम जो क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, सार्वत्रिक मूलभूत कण है। पहला ऑप्शन है आपका P व इलेक्ट्रॉन, दूसरा है P व न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, और फोर्थ है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो आप जल्दी से बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन है आपका, सार्वत्रिक मूलभूत कण है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। आपके पास 5 सेकेंड है। जो प्रीवियस हमने अभी जस्ट जो टॉपिक्स स्टडी किए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेके और एटॉमिक जो अपन एटम स्ट्रक्चर पढ़ी है, मतलब कि परमाणु संरचना, उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। कल आप लोगों ने बोला था कि सर हमें क्वेश्चन करने हैं, तो ये स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसका आंसर बता दीजिएगा कि ऑप्शन ए है, बी है। आप जो भी आपके ऑप्शन हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपको 5 मिनट के बाद मैं ऑप्शन आंसर बता रहा हूँ, और जैसे ही मुझे यहाँ पे टाइम मिलेगा मैं कमेंट बॉक्स में जो आपके कमेंट्स आए हुए हैं उनका रिप्लाई भी करूंगा। और हो सकता है कि किसी का गलत भी हो, तो आप परेशान मत होना, यहाँ पे आप सीख रहे हो चीजों को, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन। क्यों भाई प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन? अब देखो यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हर जगह यूज होता है। मतलब कि हमारा कोई एटम है, इसमें प्रोटॉन नाभिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर प्ले करता है, इसीलिए हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, निम्न में से कौन सा मूलभूत कण सर्वाधिक अस्थायी है? निम्न में से कौन सा मूलभूत कण सर्वाधिक अस्थायी है? तो इसके ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, या सभी समान रूप से स्थायी है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा मूलभूत कण सर्वाधिक अस्थायी है? तो आंसर है आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सभी समान रूप से स्थायी है। तो इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन। सही क्या है? न्यूट्रॉन। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या है? ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 कूलम, और सी ऑप्शन है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम, और डी आंसर है आपका 96500 कूलम, मतलब कि 96,500 कूलम। सही आंसर बताइएगा कौन सा होगा इसका? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। कैसे? आप देखो ध्यान से, कैसे भाई? हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, हमने यहाँ पे पूछा है विशिष्ट आवेश, और विशिष्ट आवेश मैंने जो लास्ट लेक्चर था उसमें बताया था कि क्या होता है। विशिष्ट आवेश की हम बात करते हैं जब वो होता है E/m, वैसे फॉर्मूला होता है Q/m, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? E/m। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है बताइएगा? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 C/g। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या था? यहाँ पे सही था। ठीक है, हमने अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कैथोड किरणें कौन सी प्रकृति की होती हैं? कैथोड किरणें कौन सी प्रकृति की होती हैं? ऑप्शन ए द्रव प्रकृति, ऑप्शन बी गैसीय प्रकृति, सी ठोस प्रकृति, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन का सही आंसर है द्रव प्रकृति। क्या आंसर है? द्रव प्रकृति। मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर जो ऑप्शन है मतलब कि हमारा द्रव प्रकृति, तो मैंने आपको बताया था कि जो एनोड किरणें और कैथोड किरणें निकलती हैं विसर्जन नलिका के अंदर निम्न दाब और उच्च विभवांतर पर, तो वहां पे कौन सी निकलती हैं? द्रव्य तरंगें निकलती हैं, और वो किससे प्रभावित हो सकती हैं? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से दिए गए मात्रकों में मूल मात्रक है? पहला दाब, दूसरा है विभवांतर, तीसरा है पदार्थ की मात्रा, और नेक्स्ट ऑप्शन है आवेश। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो लास्ट लेक्चर था उसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि हमारे जो मूल मात्रक होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो इसका राइट आंसर है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा जो हमने स्टडी किया था वो 7 मूल मात्रकों में हमने इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारा अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर आवेश होगा। ऑप्शन ए है +1, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है -1, और ऑप्शन 4 है, ऑप्शन जो डी है वो 0। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है -1। कैसे भाई? हमें पता है, देखो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर और यहाँ पर प्रोटॉन इक्वल टू क्या दे रखा है? न्यूट्रॉन। इसका मतलब कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। वहां देखो ना क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे -1 आवेश किसका ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर लिखिएगा। क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, किसी कण पर न्यूनतम वास्तविक आवेश पाया जाता है? किसी कण पर न्यूनतम वास्तविक आवेश पाया जाता है। ऑप्शन ए है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ऑप्शन बी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, और ऑप्शन सी है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, और ऑप्शन 4 है 0। तो आपका राइट आंसर है इसमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बेसिक यूनिट माना जाता है। क्या माना जाता है? इलेक्ट्रॉन को बेसिक यूनिट माना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए एकदम सही है। ठीक है, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। क्या है? रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। तो यहाँ पे जो रासायनिक संयोजन के नियम है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब आप बहुत चीजें पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अब हम थोड़ा सा कुछ अब नया नया धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे लास्ट हमने जो पढ़ा था उसे क्वेश्चंस करवा दिए, अब हम थोड़ा सा और थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसे क्वेश्चंस वापस करवाएंगे। तो अभी हमारे रासायनिक संयोजन के नियम है, ये हमारे टोटल 5 नियम है। मैं बात करूं यहाँ पे पहले नियम की बात करें तो जो हमारा पहला नियम है वो है आपका द्रव्यमान
संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, हम दूसरे नियम की बात करें तो वो है स्थिर अनुपात, स्थिर अनुपात नियम। अगले नियम की हम बात करें तो गुणित अनुपात, गुणित अनुपात, गुणित अनुपात का नियम। और नियम नंबर 4 मतलब कि अपना जो चौथा नियम है उसके लिए हम बात करें तो वो है अपना गैलुसाक। बहुत सारे स्टूडेंटों ने पढ़ रखा है ये गैलुसाक का गैसीय आयतनों का नियम। ठीक है, और हमारा लास्ट जो पांचवा है वो है अवोगाद्रो नियम, अवोगाद्रो नियम। देखो हम सारे नियमों को एक साथ पढ़ेंगे। पहला नियम हमारा, अब यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे कि कौन से 5 नियम है वो, तो हमारा पहला होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात नियम, जो तीसरा होगा हमारा वो होगा गुणित अनुपात का नियम, और गैलुसाक का गैसीय आयतनों का नियम, और अगला है हमारा अवोगाद्रो नियम। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब होता है ना तो किसी द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। उसको बस उसकी जो अमाउंट है, उसका जो मात्रा है उसको ही बदला जा सकता है, कम या ज्यादा किया जा सकता है, उसको अलग से मतलब कि सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब कि स्थानांतरण किया जा सकता है। कम ज्यादा का मतलब ये नहीं कि उसको खत्म कर दिया, सिर्फ कम ज्यादा का मतलब है कि उसको स्थानांतरित कर दिया हमने। तो वो हमारा कौन सा नियम होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। इसको हमारे जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसको आंतोइन लातुलिस मतलब एक साइंटिस्ट का नेम था जो जिसने इस नियम को दिया था। उस साइंटिस्ट का नाम था आंतोइन लातुसी। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, अंग्रेजी नाम है ना, इसलिए, बाकी बहुत इजी है। उसके बाद ये जो दहन अभिक्रिया होती है ना, दहन अभिक्रिया, वहां से इस नियम को प्रतिपादित किया गया था कि जैसे भाई उस साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने क्या किया कि जो कुछ क्रियाएं होती हैं, मतलब जैसे अपन दहन करते हैं, दहन का मतलब जलाना। जब उसने किसी द्रव्यमान को जलाया तो उसने देखा कि कुछ तो उसका राख बन गया, कुछ गैस में बदल गया और कुछ हीट में निकल के, कहने का मतलब उसका जो द्रव्यमान था वो संरक्षित रहा। मतलब कि अगर वो राख में, मतलब एश, राख को एश बोलते हैं इंग्लिश में, अगर एश में भी बदला या फिर कुछ दूसरे कंटेंट्स में बदला तो जो पहला उसका अमाउंट था वही बाद में रहा। लेकिन अगर बाद में राख कम हुई, इसका मतलब कुछ अमाउंट उसका हीट में चला गया, कुछ गैस के अंदर उड़ के चला गया, मतलब क्या, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि वो कहीं अलग हो गया। उसके अलावा हम जब दूसरे नियम की बात करते हैं तो दूसरा नियम हमारा वो है स्थिर अनुपात का नियम। इसमें है कि जो हमारा यौगिकों का जो द्रव्यमान होता है उसका जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। कोई भी जो यौगिक है उसमें जब हम द्रव्यमान मिलाते हैं तो वो स्थिर अनुपात में होते हैं। जैसे हमारे H2O है एग्जांपल के लिए, तो हाइड्रोजन में 2 है, उसमें 1 है। तो अगर हाइड्रोजन ऐसे करेंगे H3 करते हैं और फिर ऑक्सीजन 1 रखते हैं तो वो उस अनुपात में बन सकता है क्या? नहीं होता। मतलब उनका जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। अगर वाटर है तो वाटर के लिए वही अनुपात हमारा काम में आएगा। ठीक है, उसी बिहाफ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। और इसको जो मतलब कि एक्सप्लेन किया था वो क्या था? जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। उसके अलावा इसको निश्चित संगठन, मतलब इसका दूसरा नाम एक जो है निश्चित संगठन, मतलब कि इसको किसके नाम से जाना जाता है? निश्चित संगठन का नियम भी जाना जाता है। क्या बोल सकते हैं इसको? निश्चित संगठन के नियम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके लिए हम बात करते हैं गुणित अनुपात का नियम। तो ये मैं हटा देता हूं एक बार थोड़ा सा, उसके बाद हम बात करते हैं गुणित अनुपात का नियम। देखो गुणित अनुपात के नियम में क्या होता है कि जो हमारे अनुपात होते हैं वो संपूर्ण गुणज हो, ऐसे नहीं कि आधा अधूरा रह गया हो, संपूर्ण गुणज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? गुणित अनुपात बोलते हैं। एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी जो कंटेंट है वो, जैसे मान लीजिए H2O है, अब इसमें 2 है, इसमें 1 है, और क्या बन गया अपना? H2O बन गया। वैसे मान लीजिए हमारा H2O प्लस O2 मान लेते हैं या 2O कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसका अनुपात दुगना हो गया। इसका मतलब अगर इन दोनों का रेशियो निकालें, ये सेम ही है, मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन 2 ही है,
यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये रेशियो तो सेम है, ये 1 है तो ये 2 हो गया। इसका मतलब अगर बढ़ रहा है तो पूर्ण गुणज है, ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा है। तो 1 से कितना हो गया 2, तो इसका अनुपात हो जाएगा यहाँ पे 1:2, 1:2। तो सिमिलरली हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात क्या हो गया 1:2। ऐसा नहीं कि आधा रह गया या 1/3 रह गया या 1/4 रह गया, वो सीधा की सीधा पूरा की पूरा होता है। वहां से अपन उसको ये इस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं। ये कंटेंट्स एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि आप बोलोगे सर H2O2 क्या होता है, तो उस तरीके से हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं उसको, हम तो सिर्फ एग्जांपल समझाने की कोशिश किया मैंने आपको कि ऑक्सीजन एक और जो O2 होता है उसका जो दूसरा होता है उसको क्या बोल सकते हैं 1:2 बोल सकते हैं। अगला है हमारा गेलू-साक। जो हमारा गेलू-साक का होता है, ध्यान देना, जो गेलू-साक का नियम है ये निश्चित आयतन मतलब निश्चित आयतन से जुड़ा होता है। कैसे कि समान ताप दाब पर गैस का आयतन भी क्या हो निश्चित हो, स्थिर हो, कांस्टेंट हो। तो सरल मतलब कि इसका हम सीधा लिख सकते हैं कि गेलू-साक का होता है समान ताप दाब पर गैस का आयतन क्या हो सरल अनुपात में हो, क्या हो सरल अनुपात में हो। ठीक है। और लास्ट हमारा अवोगाद्रो नियम। और अवोगाद्रो नियम सुनना मेरी बात ध्यान से। अवोगाद्रो नियम क्या है, अगर किसी गैस का दाब ताप सेम कर दें, एक समान कर दें, तो उसकी आयतन में अणुओं की संख्या भी क्या हो जाएगी समान हो जाएगी। उस आयतन में जिसी का समान ताप दाब आयतन पर अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो, अगर तीनों चीजें फुलफिल हो, तो इसमें जो हमारा अवोगाद्रो का नियम होता है मतलब अणुओं की संख्या होगी वो भी क्या होगी बराबर होगी। जैसे कह सकते हैं N1 = N2। ठीक है। और अगला टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो देखिएगा डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो क्या है, उसके लिए हम बात करें तो कल भी हम पढ़ चुके हैं उसको, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को। तो उसके यहाँ पे भी क्वेश्चन यहाँ से भी तैयार हो सकता है, तो उसके लिए हम पढ़ लेते हैं एक बार। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत होता है वो ये होता है कि द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना है। द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है। किससे बना है अविभाज्य परमाणुओं से बना है। ठीक है। दूसरा है तत्व किसी परमाणु तत्व के सभी परमाणु समान गुणधर्म रखते हैं। उसके अलावा एक लास्ट और है रासायनिक अभिक्रियाओं में सभी भाग लेते हैं, मतलब भाग लेते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा अगला टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परमाणु द्रव्यमान। तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से कुछ मैथमेटिकल चीजें ज्यादा आ जाएंगी। क्या है परमाणु द्रव्यमान। तो देखो ध्यान से यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान कहते हैं ना कि परमाणुओं के नाभिक, ये कोई परमाणु है, इसके नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उपस्थित कुल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही हम क्या बोल सकते हैं परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। भाई परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नीचे लिखेगा इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे क्या फॉर्मूला हो जाएगा P+N। ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से P+N। ए क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान तो पढ़ लिया अपन, प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा नीचे ये ध्यान रखना परमाणु द्रव्यमान कौन कौन रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा अब हमारा है यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है। हम इसमें बात करें परमाणु द्रव्यमान संख्या की, तो देखो ध्यान से यहाँ पे इसको कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, क्या कहलाता है द्रव्यमान संख्या कहलाता है। परमाणु की संख्या का योग क्या कहलाता है द्रव्यमान परमाणु संख्या। इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ए से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है A = P+N। यहाँ पर जो ए होता है ये तो होता है द्रव्यमान संख्या, P होता है प्रोटॉन और जो N होता है वो होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। अब हम बात जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, वो परमाणु द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है, मतलब उसका थोड़ा बहुत कोई होता है नहीं, लेकिन उसको हम यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या मानते हैं, दोनों को इक्वल मानते हैं, दोनों को बराबर मानते हैं। उसके आगे हम यहाँ पे बात करें परमाणु द्रव्यमान
परमाणु द्रव्यमान को AMU से प्रदर्शित किया जाता है, या ओनली यू। इसको बोलते हैं एकीकृत इकाई। क्या बोलते हैं? एकीकृत इकाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एकीकृत इकाई बोलते हैं। ठीक है, अब इसी AMU को ही हम आगे पढ़ लेते हैं। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। अब हम इसी को आगे बढ़ा, हम बात करते हैं मोलर द्रव्यमान। किसकी बात करते हैं? मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है 1 AMU इक्वल्स टू 1/NA ग्राम। ये ध्यान रखना, एक AMU को हम ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 AMU इक्वल्स टू 1/NA ग्राम। अब यहाँ पर इसके हम वैल्यू पुट करें, 1 AMU इक्वल्स टू Na होता है अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या हमने पढ़ी थी, क्या होती है? 6.023 × 10⁻23। अगर इसको हम यहाँ पे सोल्व करें तो इसका आंसर आता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.66 × 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। अब हम इस परमाणु द्रव्यमान, तो देखो यहाँ परमाणु द्रव्यमान जैसे 1H1 निकालना है, हमारे दो फॉर्मूले याद रखने हैं अपने को। एक तो होता है A = P + N और एक होता है यहाँ पे A = Z + N। ये विशेष का ध्यान रखना। मान लीजिए अब जो हमारा कोई भी जो कंडीशन होती है ना, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो होता है, यहाँ तो होता है A और यहाँ होता है Z। ठीक है, अब यहाँ से अपन प्रोटॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और A भी कैलकुलेट। अब A अपन गिवन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल की हम बात करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो जैसे 1H1, यहाँ से Z की वैल्यू क्या है? 1, A की वैल्यू क्या है? 1। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से N निकालना चाहें, आपको पता है कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन जो परमाणु क्रमांक 1 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 होगा और न्यूट्रॉन भी 1 होगा। उसी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पे N निकालना चाहे तो N का फॉर्मूला यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। या तो अब जैसे Z और A पता है अपने को, Z पता है तो N हो जाएगा Z - A। तो Z - A इट मीन्स यहाँ 1 - 1, तो N इक्वल्स टू क्या जाएगा? यहाँ पे 0। तो यहाँ पे किसकी Z की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू क्या है? 1 और P की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 1 होगी। तो यहाँ हमें क्या कैलकुलेट करना है? परमाणु द्रव्यमान। और जो हमारा परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो A का रिप्रेजेंट करते हैं, और A इक्वल्स टू क्या होता है? P + N। और प्रोटॉन क्या है? 1 और न्यूट्रॉन क्या है? 0। तो यहाँ पे A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 AMU। समझ आया आपको? अब दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे दूसरा सिंपल सा है, 1H1 देखा, ऐसे C612 देख लो, होता है ना। अब यहाँ पे जो 6 किसकी वैल्यू है? A की वैल्यू तो क्या है? 12 और Z की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 6। N की देखो, N का फॉर्मूला क्या होता है? Z - A, Z - A तो हो जाएगा 12 - 6। तो N की वैल्यू क्या आ गई? 6। और P की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? 6 होती है, क्योंकि P किस पे डिपेंड करता है? इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करना है, A की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P + N, मतलब P + N, और P का क्या है? 6, N का क्या है? 6। तो यहाँ पर जो A इक्वल्स टू हो जाएगा वो हो जाएगा 12 AMU। क्या हो जाएगा? 12 AMU। ऐसे ही हम जो थर्ड एग्जांपल देखें, तो थर्ड एग्जांपल की देखें तो 7 नाइट्रोजन 14, यही होता है ना, 7 नाइट्रोजन 14। तो यहाँ A की वैल्यू क्या होती है भाई? 14। Z की वैल्यू क्या है? 7। N की वैल्यू निकालनी है तो Z - A, ये रहा फॉर्मूला, Z - A। तो Z - A, Z की वैल्यू बोलो, 14 - 7, तो N की वैल्यू क्या आ गई? 7। और P की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? 7। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं A इक्वल्स टू क्या होता है? P + N, इट मीन्स 7 + 7। ये तो हो गया परमाणु का द्रव्यमान। अब परमाणु के साथ में हम अणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। परमाणु तो कहते हैं किसी एक एलिमेंट को, अणु हो जाएगा एक से ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं, यहाँ इसको मिटा देते हैं। एग्जांपल नंबर 4 के लिए बात करें तो वहां हम सिंपल सा हमारे पास है H2O, सबसे इजी है। परमाणु द्रव्यमान निकाले तो क्या हो जाता है? H2O। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का 1H1 होता है, अभी पढ़ा है अपन ने। तो हाइड्रोजन कितना? 1 MU होता है, 2 है तो 2 = 1 AMU प्लस यहाँ सबका योग होगा अणु, इसमें अणु द्रव्यमान में। ठीक है, ऑक्सीजन हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा हमने, तो ऑक्सीजन का निकाल लो, O816, यही होता है ना।
अब यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है 16, सॉरी 8, ए की वैल्यू क्या है 16, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन निकाले पहले, तो नाइट्रोजन कैलकुलेट कर, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, सॉरी न्यूट्रॉन कैलकुलेट करें। यहाँ पर न्यूट्रॉन तो क्या हो जाएगा z माइनस ए, इट मीन्स 16 माइनस 8 और 8, ठीक है। तो n, अब a का क्या होता है p प्लस n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 8, इट मीन्स 16। अब कह रहे हो कि सर ये तो अपन देखो इसमें अपन सर ये 12 जो, तो 12 ही तो यहाँ आ रहा है, 12 यहाँ आ रहा है, 12 यहाँ आ रहा है, तो अपन कहते हैं कि सर हम बार बार क्यों निकाल रहे हैं भाई। कई बार क्या होता है अपने को प्रोटॉन नहीं दिया हुआ, ये दूसरी कंडीशन दी हो तो हम निकाल सकते हैं। तो ये जो 12 होता है ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। ए क्या होता है यहाँ पर अणु संख्या या द्रव्यमान संख्या होता है, अणु परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। अब यहाँ पे चाहो तो आप इसको निकाल सकते हो इस तरीके से, अगर नहीं भी निकालना चाहो तो डायरेक्ट भी रख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे लिखा रहे हैं सर यहाँ पे ऑलरेडी ए तो गिवन है अपने, जब आपको कह रहे हो कि ये अपना जेड होता है और ये होता है तो ए को डायरेक्ट रख सकते हैं भाई। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर प्रोटॉन दिया हो ए नहीं दिया हो तो निकाल सकते हो ना। कि आपको जेड पता है, देखिए इस फॉर्मूले से अपन को जेड पता है और एन पता है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं ए निकाल सकते हैं। और इस वाले फॉर्मूले से ये p प्लस एन वाले से अपन यहाँ पे ए निकाल सकते हैं, p पता हो और अपने को एन पता हो तो निकाल सकते हैं। तो इस बिहाफ पे अपन यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो हम वैसे सिंपल सा कहते हैं। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो तो अपन निकाल लिया भाई, अपने को याद होना चाहिए हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, 14 होता है, मतलब नाइट्रोजन का 14 होता है ना, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 8 मतलब ए होता है ना 8 और 16। ऐसे कार्बन का C6 12 होता है, C6 12 होता है, वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपने को पता है ये तो हम यहाँ पे सिंपल रख देंगे। अपना ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 1 मल्टीप्लाई और कितना ऑक्सीजन कितना होता है, कहाँ है ऑक्सीजन, ये रहा 16, तो यहाँ पे 16 AMU। तो अब इसको टोटल कर लो, टोटल क्या हो जाएगा 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18 AMU। तो इसका टोटल अनुभार क्या होता है AMU। तो ऐसे ही मैंने कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको आज इस वीडियो के बाद में अपने को मतलब मैं यहाँ पे लास्ट में मतलब एक पिक स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप आराम से देखो यहाँ पर, और उनका जो सॉल्यूशन करने के बाद उसको आपको किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और जब नेक्स्ट अपना जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको उनको वापस रिपीट कर दूंगा। और यहाँ पर जैसे अपन कहते हैं ना कि AMU को पता है सर, इसको ग्राम में चेंज करो, तो ग्राम का हमारे पास वैल्यूज पता है कितनी होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो वहां से अपन उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको AMU को, किसको कन्वर्ट कर सकते हैं AMU को। वैसे अपन जैसे अगर अपन यहाँ पे AMU कैलकुलेट करेंगे, अणुभार मतलब अणु द्रव्यमान कैलकुलेट करेंगे, तो वैसे अपन ग्राम में भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत अगर किसी को लगी हो या किसी को कोई परेशानी आ रही हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट लेक्चर में आपकी वो परेशानी भी दूर कर सके। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।